हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। हम करेंगे इसमें कक्षा 12वीं के प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन। यहाँ पर हम ले रहे हैं फिजिक्स के अध्याय 3 जिसका नाम है विद्युत धारा। इसके पहले जो ऑब्जेक्टिव थे वो उनका सॉल्यूशन हमने कर लिया है। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन। शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे इसके अति लघुत्तरीय प्रश्नों के साथ में, जो कि 2 अंक के इसमें दे रखे हैं। पहला प्रश्न यहाँ पूछ रखा है कि मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है, इसका कारण हमें देना है। तो आपने देखा होगा कि जब हम कोई बाइक हुई या कोई इंजन हुआ ऐसा जिसमें लाइट लगी हुई है उसको चलाते हैं तो उसकी जो लाइट है वो मंद हो जाती है, डीम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है, हमें लिखना है। तो देखिए हम इसका कारण इस प्रकार से देंगे कि मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है क्योंकि क्या है, क्योंकि जब मोटर गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो उसकी बैटरी से अति प्रबल धारा ली जाती है। बैटरी से कैसी धारा ली जाती है, प्रबल धारा ली जाती है, जिससे बैटरी का विभवांतर V बराबर E माइनस आई आर एक क्षण के लिए घट जाता है। तथा जब ये घटता है तो क्या होता है, और तथा इसकी हेडलाइट की रोशनी मंद हो जाती है। तो ध्यान रखें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बैटरी से अचानक से प्रबल धारा ली जाती है। जब प्रबल धारा ली जाएगी तो उसका जो विभवांतर है V वो एक क्षण के लिए घट जाता है, जिससे इसकी जो हेडलाइट है उसकी रोशनी जो है ये मंद पड़ जाती है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल नापने के लिए वोल्टमीटर की अपेक्षा विभवमापी अधिक श्रेष्ठ है, क्यों। कारण हमसे पूछा है कि क्यों श्रेष्ठ है। तो इसलिए श्रेष्ठ है कि विभवमापी की सहायता से विद्युत वाहक बल मापते समय शून्य विक्षेप की स्थिति में विभवमापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। विभवमापी का यूज हम करते हैं तो वह शून्य विक्षेप की स्थिति पे काम करता है, तो उसमें कोई भी धारा विभवमापी में प्रवेश नहीं कर पाती है। जबकि जो वोल्टमीटर है, इस वोल्टमीटर की सहायता से विद्युत वाहक बल नापते समय सेल खुले परिपथ में नहीं रह पाता। जब सेल खुले परिपथ में नहीं रह पाता तो क्या होगा कि वह हमें सेल को परिपथ से कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि सेल वोल्टमीटर में जोड़ना पड़ेगा। और जब सेल वोल्टमीटर में जुड़ेगा तो वोल्टमीटर कुछ ना कुछ धारा अवश्य लेगा। तो इसलिए सेल का विद्युत वाहक बल नापते समय या नापने के लिए वोल्टमीटर की अपेक्षा विभवमापी अधिक श्रेष्ठ है। क्वेश्चन का जो आंसर है वो एक बार हम फिर समझ लेते हैं कि विभवमापी की सहायता से विद्युत वाहक बल नापते समय शून्य विक्षेप की स्थिति में विभवमापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। जबकि वोल्टमीटर की सहायता से विद्युत वाहक बल नापते समय सेल खुले परिपथ में नहीं रह पाता है, इसलिए सेल का विद्युत वाहक बल नापने के लिए वोल्टमीटर की अपेक्षा विभवमापी अधिक श्रेष्ठ है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। विद्युत वाहक बल दे रखा है 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है तो बैटरी से ली जाने वाली धारा जो कि अधिकतम धारा का मान कितना होगा, ये हमसे पूछा है। देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इस प्रकार से देंगे। तो जो दिया गया था वो हमने लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैटरी का या सेल का विद्युत वाहक बल दिया था 12 वोल्ट। तो हमने लिखा E बराबर, हम इसको रिप्रेजेंट E से करते हैं, एप्सिलॉन से भी कर सकते हैं। तो E बराबर 12 वोल्ट दिया हुआ है विद्युत वाहक बल। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध यानी कि स्मॉल r, तो स्मॉल r दिया हुआ था 0.4 ओम दिया हुआ था। अधिकतम धारा का मान क्या है, तो अधिकतम धारा का मान निकालने के लिए हमें सूत्र लगाना पड़ेगा। क्या सूत्र लगाना पड़ेगा, ये होता है धारा बराबर I बराबर विद्युत वाहक बल, ऊपर क्या है विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध यानी कि R प्लस R। I बराबर E बटे R प्लस R। ये जो R है बट कैपिटल R ये बाह्य प्रतिरोध है और स्मॉल r ये आंतरिक प्रतिरोध है। और हमसे यहाँ पूछा है कि अधिकतम धारा के लिए, तो अधिकतम धारा कब होती है, जब बाह्य प्रतिरोध जो है उसका मान 0 होता है, यानी कि R बराबर क्या लेना है, हमें 0 लेना है। तो जब R बराबर हम 0 लेंगे
तो ये कि स्मॉल आर बचेगा और बड़ा वाला जो आर है तो हट जाएगा, तो यानी कि आई मैक्सिमम बराबर होगा ई बटे आर। क्या होगा? ई बटे आर होगा, स्मॉल आर होगा। वैल्यूज पुट कर देंगे 12/0.4, पॉइंट हटेगी, ऊपर शून्य लग जाएगी और यहाँ से ये बन जाएगा 120/4 और 120 को आप 4 से डिवाइड करेंगे या काटेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 30। कितने आ जाएंगे? 30 आ जाएंगे। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 30 एम्पियर। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। ओम का नियम लिखिए। देखिए ओम का नियम लिखेंगे हम इस प्रकार से। ओम का नियम, तो ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदली जाए, यदि भौतिक अवस्था किसी चालक की हम ना बदलें तो उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये स्टेटमेंट दिया था ओम्स ने। इसे हम गणितीय रूप में लिख सकते हैं इस प्रकार से कि V प्रोपोर्शनल टू I, V प्रोपोर्शनल टू I। और यहाँ जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ एक नियतांक आता है जो होता है R, तो हम V बराबर लिख सकते हैं IR, जहाँ R एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध बोला जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा और जूल में संबंध लिखिए। तो देखिए यहाँ पर आपको वैल्यूज लिखनी है कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। तो ये जो 1 किलोवाट घंटा है ये होता है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर। कितने जूल के बराबर? 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। उसके बाद है अगला प्रश्न कि व्हीटस्टोन सेतु कब संतुलित कहलाता है। तो एक संतुलित कब कहलाता है? तो जब धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता है तो उस कंडीशन में व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में कहलाता है। जब धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता है तो यह व्हीटस्टोन सेतु जो है यह संतुलन की अवस्था में कहलाता है। फिर है अगला प्रश्न कि प्रतिरोध ताप गुणांक किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो प्रतिरोध ताप गुणांक की डेफिनेशन इस प्रकार से है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम प्रतिरोध वाले किसी तार के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि को उस तार के पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। क्या है कि यदि कोई तार है जिसका शुरुआती जो प्रतिरोध था वो R था, जिसका मान था हमने 1 ओम लिया। इस 1 ओम के तार को हमने 0 डिग्री से 1 डिग्री ताप बढ़ाया इसका, तो इसके प्रतिरोध में जितनी वृद्धि होगी, इसके प्रतिरोध में जितने भी वृद्धि होगी, इस वृद्धि को हम बोलेंगे उस तार का प्रतिरोध ताप गुणांक। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम प्रतिरोध वाले किसी तार के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि को उस तार के पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। और इसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है इसका मात्रक? प्रति डिग्री सेल्सियस इसका मात्रक होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि संबंधन तार तांबे के क्यों बनाए जाते हैं। संबंधन तार बोल सकते हैं, संयोजक तार बोल सकते हैं। आपने देखा होगा अधिकतर जो उपकरण होते हैं इलेक्ट्रॉनिक वो तांबे के तार के द्वारा कनेक्शन उनमें रहता है। तो इसका आंसर इस प्रकार से हम लिखेंगे कि तांबे के तार की विद्युत चालकता अधिक होती है। जो कंडक्टिविटी होती है, इनकी जो चालकता होती है वो सर्वाधिक होती है, इसलिए संबंधन तार या संयोजक तार तांबे के ही बनाए जाते हैं। आप यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसका उत्तर कि तांबे के तार की प्रतिरोधकता कम होती है। तांबे के तार की प्रतिरोधकता कम होती है, इसलिए संबंधन तार या संयोजक तार तांबे के बनाए जाते हैं। तो दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि विद्युत चालकता इस प्रतिरोधकता की व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होती है। तो ध्यान रखें कि विद्युत चालकता अधिक है तो प्रतिरोधकता कम होगी। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ कि गतिशीलता से क्या तात्पर्य है। गतिशीलता से क्या तात्पर्य है,
ये 14 नंबर का क्वेश्चन है। और उससे पहले यहाँ पर जो 5 नंबर का क्वेश्चन है कि एन सेल वाले, और एक 6 नंबर का क्वेश्चन है एन सेल वाले। तो इन दोनों का जो आंसर है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर आप विजिट करके इन दोनों के जो आंसर है वो डाउनलोड कर लीजिए। तो गतिशीलता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक हमें लिखना है। तो इसका आंसर इस प्रकार से है कि किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक विद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। क्या है ये? एक वेग है, अपवाह वेग बोलते हैं, जो उसके द्वारा एकांक विद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। या इसके डेफिनेशन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के अपवाह वेग के परिमाण को आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के अपवाह वेग के परिमाण को आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। इसका मात्रक हमसे पूछा गया था, तो इसका मात्रक होता है ऐसे पद्धति में वर्ग मीटर प्रति वोल्ट सेकंड। क्या होता है? वर्ग मीटर प्रति वोल्ट सेकंड। आप चाहे तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वर्ग मीटर यानी कि मीटर लिख के इसकी घात 2 कर देंगे प्रति, और यह लिखना है आपको वोल्ट, और फिर लिखना है आपको सेकंड। तो इस प्रकार से भी इसका मात्रक हम लिख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रामाणिक प्रतिरोध बनाने के लिए मैग्नीन का उपयोग क्यों किया जाता है? अब देखिए, मैग्नीन जो है यह मिश्र धातु है। तो प्रामाणिक प्रतिरोध बनाने के लिए मिश्र धातुओं जैसे कि मैग्नीन का प्रयोग किया जाता है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। तो इसके मुख्य रूप से 2 कारण हैं। दोनों कारण हम यहाँ पर जान लेते हैं। पहला कारण है कि इनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। इनकी प्रतिरोधकता कैसे होती है? बहुत अधिक होती है। इस कारण से इनका यूज़ किया जाता है। एक और होता है कि इनका जो प्रतिरोध ताप गुणांक है ये भी बहुत कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध में कम परिवर्तन होता है। जब कम परिवर्तन हुआ तो इसीलिए प्रामाणिक जो प्रतिरोध बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं मिश्र धातुओं के, विशेषतः मैग्नीन के बनाए जाते हैं। हम यह देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। किलोवाट घंटा और जूल में संबंध हमने कर लिया है। इसके बाद व्हीटस्टोन सेतु कब संतुलित में रहता है, कर लिया हमने। प्रतिरोध ताप गुणांक, संबंधन तार, यहाँ पर आप 11वें क्वेश्चन देखेंगे तो दोबारा से रिवाइज हो गया कि मोटर गाड़ी स्टार्ट करते समय, कर लिया। ओम का नियम दोबारा से रिवाइज हुआ इसी में। किसी कार की संचायक बैटरी दोबारा से रिपीट हुआ। गतिशीलता कर दिया, और 15वां क्वेश्चन प्रमाणित प्रतिरोध वाला भी यहाँ पर हो गया। तो इस प्रकार से जो 2 अंक वाले क्वेश्चन थे वो यहाँ पर समाप्त होते हैं।